चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, बिहार के मधुबन की कहानी। और ये सिर्फ किसी चुनाव की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे चंद हजार वोट, बस कुछ हजार वोट, डेमोक्रेसी के पूरे खेल को पलट सकते हैं। कभी सोचा है कि जीत और हार के बीच का फासला कितना कितना छोटा हो सकता है? मधुबन की कहानी में हमें इसी सवाल का जवाब मिलता है। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले मधुबन की जमीन की बात करेंगे, फिर वोटों के उस मामूली से फर्क को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब हमारे लोकतंत्र के लिए मतलब इसके मायने क्या हैं। चलिए, ये रहा हमारी आज की बातचीत का पूरा रोड मैप। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक पहेली को सुलझाना होना तो शुरुआत हमेशा जमीन से करनी पड़ती है। मधुबन की मिट्टी, वहां के लोग, उनकी रोजी रोटी, सब समझना जरूरी है। महसूस करने की कोशिश कीजिए। हवा में गन्ने की मीठी महक घुली हुई है, पर साथ ही बागमती नदी की बाढ़ का एक अनकहा सा डर भी है। बस यही तो है मधुबन की असलियत। ये देखिए, नक्शे पर ये जो छोटा सा डॉट है ना, ये है मधुबन। पर यह सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, ये एक ऐसा इलाका है जिसकी सियासत, उसकी जमीन, उसकी नदियों और वहां के लोगों के संघर्षों से कह सकते हैं एकदम गुथी हुई है। तो आइए देखते हैं कि मधुबन की ये जमीन अपनी राजनीति के बारे में क्या कुछ कहती है। गन्ना मधुबन के लिए ये सिर्फ एक फसल नहीं है, ये तो हजारों परिवारों की जिंदगी है। उनकी उम्मीदें, उनकी परेशानियां, सब कुछ इन गन्ने के खेतों से ही तो जुड़ा है। सही मायनों में ये इस इलाके की इकोनॉमी की रीढ़ है। और फिर आती है बागमती नदी। अजीब है ये नदी। एक तरफ जिंदगी देती है, खेतों को सींचती है, तो दूसरी तरफ हर साल बाढ़ बनकर आती है और सब कुछ तबाह कर देती है। एक ही सिक्के के दो पहलू। मधुबन के लोगों के लिए ये वरदान भी है और अभिशाप भी। अब होता क्या है कि यहाँ अच्छी नौकरियां हैं नहीं, तो नौजवान क्या करें? काम की तलाश में बड़े शहरों की ओर निकल पड़ते हैं और पीछे गांव में रह जाते हैं सिर्फ बच्चे और बुजुर्ग। जरा सोचिए, जब किसी गांव का सारा यूथ ही चला जाए तो उस गांव का भविष्य क्या होगा? ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है जो मधुबन की सियासत पर गहरा असर डालता है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। साल 2025 का चुनाव। सच कहूं तो मधुबन का वो चुनाव किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। एकदम आखिर तक ये पता ही नहीं चल रहा था कि जीतेगा कौन। 2.98%, 2.98%। ये अंतर इतना कम है, इतना कम कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्रिकेट मैच की आखिरी गेंद पर कोई टीम जीत जाए। जरा सोचिए, सिर्फ कुछ हजार वोटों ने ये फैसला कर दिया कि अगले 5 साल मधुबन की कमान किसके हाथ में होगी। इससे पता चलता है कि डेमोक्रेसी में एक एक वोट की कीमत क्या होती है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। बीजेपी के राणा रणधीर को मिले 86,002 वोट, वहीं आरजेडी की संध्या रानी को मिले 80,510 वोट। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। एक और खिलाड़ी भी मैदान में था, जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार। उन्हें मिले 5,383 वोट। अब ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये अपने आप में एक कहानी कह रहे हैं। और यकीन मानिए, उस कहानी में ये 5,383 वोट सबसे अहम किरदार बन गए। ये चार्ट तो साफ साफ दिखा रहा है कि बीजेपी और आरजेडी में टक्कर कितनी कांटे की थी। लेकिन असली खेल इस छोटे से हरे वाले हिस्से में छिपा है। ये है जन सुराज पार्टी का वोट शेयर। पॉलिटिकल भाषा में इसे कहते हैं स्पॉइलर इफेक्ट। मतलब जब कोई छोटा खिलाड़ी आकर बड़े खिलाड़ियों का पूरा खेल ही बिगाड़ दे। ये हिस्सा भले ही छोटा दिख रहा हो, पर इसी ने पूरे चुनाव का नतीजा पलट दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये चुनाव इतना क्लोज, इतना करीबी हो कैसे गया? चलिए अब एक जासूस की तरह उन वजहों को टटोलते हैं जिन्होंने इस नतीजे को तय किया। अगले कुछ मिनटों में हम उन 3 बड़ी वजहों की बात करेंगे जिन्होंने मधुबन चुनाव का पूरा सीन ही सेट कर दिया। देखिए, इस नतीजे के पीछे 3 बड़ी वजह समझ में आती हैं। पहली, जैसा हमने अभी देखा, स्पॉइलर इफेक्ट, यानी एक तीसरी पार्टी का वोट काटना। दूसरी, जो डेमोग्राफिक समीकरण थे वो अपनी एक लिमिट तक पहुंच गए। और तीसरी, और शायद सबसे अहम, किसानों का गुस्सा, एक ऐसी ताकत जिसे शायद ठीक से समझा नहीं गया। आइए इन तीनों को जरा और गहराई से समझते हैं। ये स्लाइड देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ हार का अंतर,
5,492 वोट्स और दूसरी तरफ स्पॉइलर पार्टी को मिले वोट 5,383। ये दोनों नंबर लगभग बराबर हैं। गणित बिल्कुल साफ है। अगर ये वोट आरजेडी की तरफ चले जाते तो नतीजा आज कुछ और ही होता। कमाल है ना, कैसे एक छोटी सी पार्टी एक बड़े चुनाव पर इतना बड़ा असर डाल सकती है। पर रुकिए, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। दरअसल ये हमारे संवैधानिक मूल्यों की तरफ इशारा करता है। जिम्मेदारी के साथ जब पब्लिक में तथ्यों पर बात होती है, बहस होती है, तो लोकतंत्र मजबूत होता है। जब हम इस डेटा को एनालाइज करते हैं तो हम सिर्फ कौन जीता कौन हारा इस बहस से ऊपर उठ जाते हैं। हम पॉलिसी पर सवाल कर सकते हैं। हम पूछ सकते हैं कि भाई ये योजनाएं जमीन पर काम क्यों नहीं कर रही हैं। और यही तो एक जागरूक समाज की पहचान है। अच्छा, मधुबन की ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ 2025 की नहीं है, ये तो पिछले 20 साल से लिखी जा रही है। तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इन 2 दशकों में मधुबन की सियासत ने क्या क्या करवटें ली हैं। क्योंकि जब हम बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न उभलकर सामने आता है। ये देखिए, साल 2005 जीत का मार्जिन 19% से भी ज्यादा। फिर 2010 में ये घटकर लगभग 10% पर आया। 2020 में और कम हुआ, सिर्फ 3.9%। और अब 2025 में ये सिमट कर रह गया है करीब 3% पर। ट्रेंड बिल्कुल साफ है। हर चुनाव के साथ जीत का अंतर घटता जा रहा है। विपक्ष लगातार मजबूत हो रहा है। तो बड़ा सवाल यह है, क्या अगले चुनाव में भी यही पैटर्न जारी रहेगा? तो फिर इन सारे आंकड़ों से क्या सबक मिलता है? देखिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये मधुबन के लोगों की आवाज है। एक तरह से ये उनकी तरफ से दिया गया एक ब्लूप्रिंट है। ये बता रहा है कि उनकी असल जरूरतें क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं। तो आइए कान लगाकर सुनते हैं कि मधुबन के वोटर अपने नेताओं से आखिर मांग क्या रहे हैं। तो आखिर वो कौन सी सबसे जरूरी शिकायतें हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है? मधुबन के लोगों की सबसे बड़ी दिक्कतें क्या हैं? वो कौन सी बातें हैं जो उन्हें रात में चैन से सोने नहीं देती? सोचने वाली बात है कि अगर कोई मधुबन में रहता है तो उसकी सबसे बड़ी शिकायत क्या होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले गन्ना किसान, वो अपनी फसल का सही दाम मांग रहे हैं, करीब 400 रुपए प्रति क्विंटल। दूसरा, बाढ़ का कुप्रबंधन। बागमती नदी हर साल तबाही मचाती है, लोग इससे निजात चाहते हैं। तीसरा, नौजवानों का पलायन। स्थानीय उद्योग नहीं है, इसलिए युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है, उन्हें मौके चाहिए। चौथा, स्वास्थ्य संकट। बच्चों में कुपोषण और महिलाओं में अनीमिया की दरें बहुत ज्यादा हैं, ये चिंता की बात है। और पांचवा, वेलफेयर स्कीम्स की डिलीवरी में खामियां। सरकारी योजनाएं हैं पर वो सही लोगों तक पहुंच नहीं रही हैं। ये मधुबन के चुने हुए नुमाइंदों के लिए एक साफ टू डू लिस्ट है। तो मधुबन की ये पूरी कहानी ये हमें क्या सिखाती है? असल में ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र में असली पावर, असल ताकत जनता के हाथ में होती है और जनता का भरोसा वो बहुत नाजुक होता है। 5,500 वोटों से मिली जीत कोई अभेद्य किला नहीं होती। ये तो भरोसे का एक नाजुक सा पुल है, एक ऐसा पुल जिसे हर रोज संभालना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। अगर नेता इस पुल की देखभाल नहीं करेंगे तो ये कभी भी ढह सकता है। मतलब साफ है, जीतने वाले को आराम से बैठने का मौका नहीं है। उसे हर दिन काम करना होगा, लोगों की सुननी होगी, उनकी समस्याएं सुलझानी होंगी। और यहाँ एक और बहुत जरूरी बात आती है, भरोसे की। जब भी कोई राजनीतिक सिस्टम वोटर की जानकारी का इस्तेमाल करता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसकी प्राइवेसी और सहमति का पूरा सम्मान करे। यही तो वोटर और सिस्टम के बीच एक भरोसेमंद रिश्ते की बुनियाद है। भरोसा सिर्फ वादे पूरे करने से नहीं बनता, भरोसा इस बात से भी बनता है कि लोगों की निजी जानकारी का कितना सम्मान किया जा रहा है। तो अंत में बस एक सवाल रह जाता है सोचने के लिए कि एक लोकतंत्र में भरोसे की, विश्वास की असली कीमत क्या होती है। इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब हम सबका भविष्य तय करेगा। तो अगर कोई जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहता है तो blueprintstrategies.ai से संपर्क किया जा सकता है, mgr@blueprintstrategies.ai पर, या फिर 08042041602 पर कॉल करके। राजनीति से परे उद्देश्य।